तो बेटा कल हम लोग क्या कर रहे थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे थे बेटा। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल। तो अगर बल्क डीएनए को हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं बेटा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू बल्क डीएनए को बेटा, बल्क डीएनए को हम देखते हैं तो दो तरह के पीक हमको मिलते हैं। एक मिलता है बेटा मेजर पीक और एक वो मिलता है स्मॉल पिक्स। स्मॉल पिक्स को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोल रहे थे, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ये सेंट्रोमियर, टीलोमियर, वाई क्रोमोसोम और हेट्रोक्रोमेटिक एरिया पे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मतलब एटी रिच है या जीसी रिच है, उसके बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे है ना, कंपोजिशन, लेंथ और नंबर ऑफ रिपीटिशन के बेसिस पे बेटा सैटेलाइट क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का हम यूज करते हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, है ना। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनता है बेटा, है ना। इट फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हमने कल लिखवाया था। ठीक है, और सैटेलाइट डीएनए शोज हाई ग्रेड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाई ग्रेड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने बोला था डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बेटा, ये वेरिएशन है एट अ जेनेटिक लेवल ड्यू टू म्यूटेशन। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है बेटा कि एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो उसके हर सेल में, चाहे वो रूट हेयर फॉलिकल सेल्स हो या ब्लड सेल्स हो या कोई भी सेल्स हो बॉडी का टिश्यू का, सब में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है डीएनए विद इन द इंडिविजुअल। ठीक बात है, सेम ग्रेड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो लिखिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में लिखो बेटा, इट इज द वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में लिखो, इट इज वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल arise due to mutation, arise due to mutation. Next point, in an individual DNA from every tissues, in an individual DNA from every tissue, in bracket such as blood, hair follicle, skin, saliva, sperm, etc. bracket close, show the same degree of polymorphism, shows SHOW, shows same degree of polymorphism. ठीक है, polymorphism, thus THUS, thus they become very useful identification tool, thus they become very useful identification tool in forensic applications, in forensic
in forensic applications. Next point, polymorphism are inheritable. Polymorphism are inheritable from parents to children. From parents to children. Inheritable from parents to children. मैंने बताया था नंबर ऑफ रिपीटिशन इनहेरिट होता है बेटा children. So it is useful in it is useful in paternity testing. Useful in paternity testing. PATERNITY पैटर्निटी टेस्टिंग. मतलब अगर कोई बोलता है कि मेरा यही खानदान है या मेरे समथिंग जो यही मेरे मदर फादर हैं, है ना, या कोई पर्सन ये बोलता है कि ये मेरा बेटा है ना, उसको अगर टेस्ट करके प्रूफ करना है डीएनए टेस्ट करके बेटा, तो उसका भी बेसिस बनता है यही मिनी सैटेलाइट क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब एनसीईआरटी की एक और लाइन है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखिए, एक लाइन लिखो और पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस. Polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हम बोल रहे हैं बेटा, है ना. एनसीईआरटी ये भी कहती है बेटा कि इन अ पॉपुलेशन if variant या किसी कैरेक्टर के लिए मोर देन वन टाइप ऑफ एलील. समझ रहे हो? वेरिएंट और एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है बेटा ग्रेटर देन 0.01 अगर है, मान लो अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.0 मोर देन ग्रेटर देन 0.01 है, अगर इससे ज्यादा है तो इसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. इसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. तो लिखिए, इसमें लिखो इसी को एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन has traditionally traditionally been described as DNA polymorphism
डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म if more than one variant if more than one variant ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप वेरिएंट को एलील ठीक है if more than one variant in bracket allele at a locus occur at a locus जानते हो आप होमोलोगस क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर प्लेस at a locus occur in human population with a greater than 0.01 से ज्यादा है बेटा तो उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है ये समझ में आ गया आपको तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए और करके लिख सकते हो इन अ पॉपुलेशन इसी को इन अ पॉपुलेशन if an inheritable mutations in a population if inheritable mutations is observed at in a population inheritable mutation is observed at high frequency it is known as DNA polymorphism it is known as DNA polymorphism right ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विद स्टार लिख सकते हैं आप या नोट कर लो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म there are different type of polymorphism from a single nucleotide to large scale changes from a single nucleotide to large scale changes मतलब बेटा जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो सकता है या बहुत सारे है ना न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस के साथ पॉलीमॉर्फिज्म शो हो सकता है ना सो अब अगर ऐसा है तो इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना तो लिखिए सो पॉलीमॉर्फिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन evolution and speciation play important role in evolution and speciation ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हेडिंग दो टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक ठीक है मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही जब मैंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग स्टार्ट किया था कि जो एलेक्स जेफरी कौन थे उन्होंने ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का को इन्वेंट किया था बट इंडिया में डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वीके कश्यप ने इन्वेंट किया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ठीक है तो एलेक्स जेफरी ने बेटा कुछ टेक्निक बताई थी एलेक्स जेफरी ने क्या किया था एलेक्स जेफरीज इन्होंने क्या किया था बेटे यूज किया सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब है ना
used satellite DNA as a probe। अब ये मैंने PROBE प्रोब वर्ड लिखा है। अब मैंने सिर्फ आपको अभी ये बताना है कि प्रोब क्या होता है। ठीक है, ये अगर बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ चुके होते तो मुझे बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, बट मैं बताने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए तो बताना है। आप इस सबको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए बेटा। अब हम सीधे सीधे केवल फोकस करते हैं प्रोब पे, है ना। प्रोब क्या होता है, पहले प्रोब को समझ लो। ठीक, बेटा मान लो कोई डिजीज डी डिजीज है किसी पर्सन को। ठीक है, ये है कोई पर्सन है बेटा, इसको डी डिजीज है। ठीक है, और ये जो डिजीज है बेटा, ये इसके पर्टिकुलर सेल में, सेल पे डी डिजीज के का जो पैथोजन है बेटा, वो पर्टिकुलर सेल पे अटैक करता है मान लो, और अटैक करने के बाद कुछ मॉडिफाइड कर देता है डीएनए को इसके। ठीक बात है, पर्टिकुलर सेल के डीएनए को। तो अब इस सेल के डीएनए को हम निकाले, बाहर किए। पहले तो हमने क्या किया, जो अफेक्टेड सेल्स हैं बेटा, उन सेल्स को हमने बाहर किया। सेल बाहर करने के बाद बेटा उसके डीएनए को हमने निकाल लिया। ध्यान से सुनना, डीएनए को हमने निकाल लिया, राइट। अब हमने क्या किया, इस डीएनए को का पीसीआर किया, मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन, मतलब आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन समझ लो आप, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे आप, समझ रहे हो। मतलब कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है बेटा, इसके एक डीएनए फ्रेगमेंट से हमने आर्टिफिशियली बहुत सारे फ्रेगमेंट्स डीएनए के बना लिए, पीसीआर। चलो लाइट चली गई है, स्क्रीन बंद हो गई है, हम बता रहे हैं, अभी मैं पूरा बता लूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत सारे हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना लिए, लेकिन ये जो डीएनए हमने डेवलप किया है बेटा, ये जो डीएनए हमने डेवलप किया है एक सिंगल डीएनए से आर्टिफिशियली, इसको डीएनए एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। हमने क्या किया कि इसमें जो फास्फोरस यूज किया हमने, या सल्फर यूज किया बेटा हमने, जो वो रेडियो आइसोटोप था, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता था। समझ में बात आ गई, क्लियर है। चलो अब देखो, अब इस डीएनए को, डीएस डीएनए को क्या करते हैं हम बेटा, कि एसएस डीएनए में कन्वर्ट कर दिया हमने। किसमें कन्वर्ट कर दिया, ये तो डीएस डीएनए था ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अब इसको बेटा हमने एसएस डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक बात है, एसएस डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब इस एसएस डीएनए को हमने क्या किया बेटा, एक पेपर लिया, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में लिखा हुआ है। इस पेपर पे क्या किया हमने बेटा, इस सारे डीएनए को ऐसे हमने लेबल्ड कर दिया। ठीक है, लेबल्ड कर दिया, देख लो। और हमें पहले से पता है कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 10 हैं। 10 डीएनए एसएस डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, एसएस डीएनए के फ्रेगमेंट हैं। ठीक है, अब ये जो, इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रोब, इसको हम बोलते हैं प्रोब। और ये प्रोब किसका है, डी डिजीज का है, क्योंकि डी डिजीज इसको हुई थी। ये प्रोब हमने बना लिया, लैब में बना लिया। ये बात समझ में आपको आ गई बच्चों, बोलो। ठीक है, तो आप हमें बताइए
क्या ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है सर, एक बार प्रोब किसे बोलते हैं वो बता दीजिए। अभी प्रोब किसे बोलते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ये अफेक्टेड डीएनए को, पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड डीएनए को हमने बाहर निकाला जो मॉडिफाइड हो चुका है, ठीक बात है। अब बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया, लैब में उसको प्रोपोगेट करा लिया बेटा, मतलब एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए हमने बना लिया। बनाने के बाद बेटा क्या किया हमने, उस डीएस को एसएस में कन्वर्ट कर दिया। इस एसएस डीएनए को एक बहुत बारीक पेपर आता है बेटा, उस पेपर को बोलते हैं हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर। इसको ये जो पेपर है, ये जो पेपर है बेटा, इस पेपर को बोलते हैं हम नाइट्रो सेलुलोज का पेपर हो सकता है या नायलॉन का हो सकता है। ये नायलॉन बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया हमने, और इसमें ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। अगर इसको हम देखना चाहें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बेटा, तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है, मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं कितना है इस पे, है ना। इसी को हम प्रोब बोलते हैं कि ये हमने प्रोब बना दिया, किसका, डी डिजीज का हमने प्रोब बना के लैब में रखा हुआ है। ऐसे लैब में आपको किसी भी डिजीज का, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, मतलब जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, और वायरल डिजीज जैसे कि एचआईवी का, हेपेटाइटिस का बेटा, या कोरोना वायरस का, है ना। आप लोगों ने सुना होगा पीसीआर करते हैं वो तब बताते हैं। तो आपने किसी भी डिजीज का हम ऐसा प्रोब हम बना सकते हैं, और लैब में आप खरीदने जाओगे तो मार्केट में लैब में बेटा इस तरह का प्रोब पर्टिकुलर डिजीज का मिल जाएगा आपको। यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताओ। अब कैसे डिजीज को आइडेंटिफाइड करते हैं वो बाद में मैं बता रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर है या नहीं है, ऐसा नो बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखो आप, अब यहां तक क्लियर हो गया। ये बायोटेक्नोलॉजी में सर आपको बताएंगे आपको, है ना, मैं तो बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं अभी। अब इधर देखो आप, हाँ ये एक पर्सन है बेटा, कोई, ये राम है मान लो, ठीक है। ये कहता है कि हमारा टेस्ट करके बताओ कि मुझे डी डिजीज है या नहीं है, समझ रहे हो। ये लैब में गया और बोला कि हमारा टेस्ट करके बताओ कि डी डिजीज है या नहीं है, क्योंकि पैथोजन इनिशियल स्टेज में बेटा बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता, तो पता नहीं लग पाता, वो केवल टेस्ट से ही पता चलेगा, समझ रहे हो। तो पैथोलॉजिस्ट ने क्या किया, ये डी डिजीज का जो पैथोजन है बेटा, जो जिस सेल पे अटैक करेगा, उस सेल को, उस ब्लड सेल्स है मान लो, तो ब्लड टी लिम्फोसाइट्स है या बी लिम्फोसाइट, उस सेल को बाहर निकाला, ध्यान दे देखो, उस सेल को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद डीएनए को बाहर निकाला, डीएनए के फ्रेगमेंट्स ये हैं, और इसको पॉलीमराइज कर दिया बेटा, और बड़े सारे फ्रेगमेंट्स बना लिए, ढेर सारे, ठीक। ये डीएस डीएनए फिर एसएस डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, राइट, देख रहे हो। अब चलो इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ये डीएनए था, ये डीएनए था बेटा ऐसा, अब इसका बहुत सारे डीएनए बना लिया इसने, इसको फिर एसएस डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, देखो ये एसएस डीएनए है, राइट। इस एसएस डीएनए को ये लैब वाला क्या करेगा बेटा, डी डिजीज को आइडेंटिफाई करना है, जिस डिजीज का ये टेस्ट कराने आएगा बंदा, उसी डिजीज से रिलेटेड उस सेल को लेगा, सैंपल लेगा बेटा, और उसी डीएनए को इसने फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, एसएस डीएनए में कन्वर्ट कर लिया।
फिर इसको इस पे स्प्रेड कर देगा पूरे, मतलब इस पे पूरा डीएनए ऐसे ऐसे, बहुत सारे डीएनए ऐसे ऐसे हैं, ऐसे देख रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा देखो, अगर इसका सीक्वेंस इसके सीक्वेंस से मैच करेगा तो ये डीएस डीएनए बना लेगा, और सीक्वेंस को मैच करने का मतलब ये है बेटा कि वो डीएनए इस सेल का मॉडिफाइड हो चुका है, मतलब पैथोजन है। मतलब कैसे क्या होगा कि इसका डीएनए इस प्रॉब टेस्ट पे, मतलब प्रॉब पे स्प्रेड करने के बाद बेटा इस पर इसको वॉश कर देगा, है ना, या तो अल्कोहल से नहीं तो वाटर से वॉश कर देगा, और उसके बाद देखा जाएगा, वॉश करने के बाद मान लो यहां पे 2 डीएनए है, 2 वॉश करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखा गया तो 2 डीएनए दिखाई दिया, 2 डीएनए का फ्रेगमेंट्स दिखाई दिया यहां पे। इसका क्या मतलब है, इस पर्सन को डी डिजीज है या नहीं है, बताओ। 2 फ्रेगमेंट्स मैंने माइक्रोस्कोप से देखा है तो मिल गया हमको, बाकी सारे तो धुल गए, अलग हो गए। 2 फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं अभी डीएस डीएनए का, डीएस डीएनए बन गया। अब बताओ आप, इस पर्सन को डिजीज है, बिल्कुल है। और डिजीज का स्ट्रेंथ भी हम इससे पता कर सकते हैं बेटा, किस स्टेज में है। मतलब यहाँ पे 10 फ्रेगमेंट्स थे, 10 में बेटा आउट ऑफ 10 केवल 2 हमको डीएस मिला है, इसका मतलब 2/10 मतलब 1/5 मतलब 20% नंबर ऑफ डीएस डीएनए, बिल्कुल। कितने प्रॉब में कितने फ्रेगमेंट्स थे, तो समझ रहे हो, तो 20% का मतलब कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में कितने फ्रेगमेंट्स मिलने चाहिए, क्या अब वो डॉक्टर जानता है, समझ रहे हो। तो आपको समझ में आ गया है, आपको प्रॉब क्या होता है समझ में आ गया कि प्रॉब जो है बेटा एक्चुअली वो पहले से बना के हम रखते हैं, लैब में रखा होता है, या जो क्राइम सीन होते हैं बेटा, या जो फोरेंसिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि मान लो किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर रूम में क्राइम हुआ, ठीक है ना, तो वहां का जो सैंपल, ब्लड सैंपल, रूट फॉलिकल या स्किन के कुछ सेल्स मिल जाए, अगर किसी के बीच बहुत हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ है, तो जैसे भी करके वहां से सेल्स को कलेक्ट करते हैं बेटा, और उसका प्रॉब बनाते हैं। मेरी बात समझो, किसी जिस रूम में क्राइम हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, वहां से सैंपल लेते हैं और उसका हम प्रॉब बनाते हैं, और उस प्रॉब को बना के हम, स्क्रीन बंद हो गई यार, उस प्रॉब को बना के हम रख लेते हैं, समझ गए। और जिसके ऊपर हमें शक होता है कि ये पर्सन हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है, सबका डीएनए सैंपल लेके उस प्रॉब से मैच कराते हैं जो हमने रूम से ऑब्टेन किए थे, समझ रहे हो, जो हमने रूम से लिए थे, ठीक है। तो प्रॉब बनाते, प्रॉब मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है प्रॉब, कि प्रॉब होता क्या है, ठीक है, समझ में आ गया है प्रॉब कि नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम है, बोलो, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है सबको। तो देखो सैटेलाइट डीएनए सो यूज्ड एज प्रॉब, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए को ही, जैसे मान लो जिस रूम में क्राइम हुआ है बेटा, वहां से हम क्या करते हैं, जो सैंपल लेते हैं उसमें से सैटेलाइट डीएनए को निकालते हैं, और उसको एज ए प्रॉब हम यूज करते हैं, उसका प्रॉब बनाते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, समझ रहे हो। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है बेटा, ये हाई डिग्री ऑफ फिंगरप्रिंटिंग से कैसे पता करते हैं बता रहा हूं। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है बेटा, ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये शो करता है बेटा, शोस
हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, shows हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। समझ रहे हो, ये जो सैटेलाइट डीएनए है। अभी आपने पूछा कि कैसे पता करते हैं, बता रहा हूं अभी, पहले लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सैटेलाइट डीएनए इज इक्वल टू क्या होगा, मिनी सैटेलाइट की माइक्रो सैटेलाइट। अब आप बोलो बोलो बोलो, मैं बता रहा हूं आगे। मिनी सैटेलाइट की माइक्रो सैटेलाइट, क्या लिखूं मैं? यहां पे एक्चुअल में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं बेटा, वो मिनी यूज करते हैं कि माइक्रो? मिनी यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट है ना। और ये जो मिनी सैटेलाइट होता है बेटा, ये शो करता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, मतलब VNTR S, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडमली रिपीट्स या टैंडम रिपीट्स। ये क्या है भाई? सैटेलाइट डीएनए बेटा शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज होते हैं, जानते हो आप। सैटेलाइट क्या होते हैं? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज होते हैं, है ना। जिनका कितने बड़े हो सकते हैं ये? 0.1 टू 20 केबी तक के हो सकते हैं। 0.1 टू 20 केबी तक के हो सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो। साइज फ्रॉम, इसका साइज जो है बेटा 0.1 टू 20 केबी, किलो बेस पेयर तक के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे VNTR लिखा हुआ है। ये VNTR है क्या चीज? मान लो मैंने कल बात की थी आपसे कि किसी एक मेल है बेटा, एक फीमेल है, या ऐसे देखो, ऐसे देखो आप, ये रूम है, इस रूम में क्राइम हुआ है, ठीक है। इस रूम में क्राइम हुआ है, यहां से सैंपल हमने लिए, यहां से सैंपल ले लिया हमने। मतलब क्या ले लिया? यहां से सेल्स हमने ऑब्टेन कर लिए, सेल से हमने डीएनए निकाल लिया, ठीक, डीएनए निकाल लिया। अब डीएनए निकालने के बाद बेटा क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम आप जानते हो? लेंथ ऑफ डीएनए क्रोमोसोम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि कौन सा क्रोमोसोम फर्स्ट है तो लंबा डीएनए उसका होगा, है ना। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, लेकिन उस स्टेप्स के बारे में अभी बात मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पढ़े नहीं हो। तो सिंपल, अभी हमने डीएनए निकाल लिया, बाहर कर लिया ना सेल से जहां पे क्राइम हुआ है। और इसमें मान लो 6th क्रोमोसोम, 7th, 8th, 12th, 18th, ये क्रोमोसोम नंबर हैं। 6th क्रोमोसोम पे होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, 7th पे भी होमोलोगस होगा बेटा, 8th पे भी होमोलोगस होगा, 12th पे भी होमोलोगस, और इस पे तो सभी होमोलोगस क्रोमोसोम पे हम नंबर ऑफ रिपीटेटिव डीएनए का रिपीटिशन देखते हैं। बात समझ में आई? कि मतलब 6th क्रोमोसोम पे रिपीटिशन कितना है, 7th पे रिपीटिशन कितना है, 8th पे, 12th पे, 18th पे, ऐसे ही रैंडमली। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी का इस चैप्टर का लास्ट पेज ओपन करो। अभी अभी देखो, आप जरा देखो, जरा ओपन करो, तो ओपन करो, या कैसे भी करके पीडीएफ फाइल हो तो देखो उसका, इसको एक बार देखो आप। उसमें लिखा है बेटा, जहां पे क्राइम सीन हुआ है आपके राइट साइड में देखो, लिखा है उस पे कि डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, सी लिखा हुआ है, लिखा है डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन लिखा है। और ऊपर देखो, दो लोगों के ऊपर शक है, ए और बी के ऊपर शक है।
अब ए और बी से में हमें आइडेंटिफाइड करना है बेटा कि क्रिमिनल कौन है, समझ रहे हो। तो देखो जो जहां पे क्राइम सीन हुआ था वहां का जो हमने सेल ऑब्टेन किया था उस सेल से 7th, 2nd और 16th, मतलब क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7 एंड क्रोमोसोम नंबर 16 से उन्होंने डीएनए निकाल के उस पे बैंड्स देखा है, मतलब रिपीटिशन देखा है कि कितने टाइम्स हुआ है। आप देख पा रहे हो 7th क्रोमोसोम पे रिपीटिशन कितने टाइम है, 7th क्रोमोसोम पे बेटा कितने टाइम्स है, देखो तो, काउंट करो, काउंट करो। नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है 11 टाइम्स है, शाबाश बेटा अर्पण वर्मा। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम पे 7th पे देखो, उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पे रिपीटिशन कितना है, देखो तो, अरे 0.9 नहीं है बेटा, 11.9 नहीं है, 0.9 नहीं। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो एक पे 11 टाइम्स है, दूसरे पे 9th, सेकेंड पे 9 टाइम, हाँ ठीक है 9 टाइम्स है। और देखो सेकेंड क्रोमोसोम पे है बेटा, एक पे 8 टाइम्स है, दूसरे पे 6 टाइम्स है, देख रहे हो। ये जहां पे क्राइम सीन हुआ है वहां का डीएनए सैंपल है। अब देखो ए और बी से मैच कराया उसने बैंड बनाने, नंबर ऑफ रिपीटिशन मैं बता चुका हूं पहले आपको, नंबर ऑफ रिपीटिशन बेटा इसमें ए और बी के साथ मैच कराया हुआ है। तो आप देख के हमें बताओ कि क्रिमिनल कौन है, ए है या बी है, किसका मैच कर रहा है सी के साथ, बी है, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो जहां पे आपने मैच कराया हुआ है ना इसी को बोलते हैं प्रॉब। अब आपको समझ में आ चुका है मुझे लगता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए। तो देखो दोनों बात मैंने बता दिया, एक तो क्राइम सीन में कैसे हम आइडेंटिफाइड करते हैं क्रिमिनल को, और दूसरा पैटर्निटी टेस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब एक बच्चा है बोल रहा है कि ये हमारे फादर हैं और ये मदर है, उसको हम कैसे चेक करके बता सकते हैं कि एक्चुअली ये जो बच्चा बोल रहा है वो सच है या झूठ है। वो मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को, VNTR का यूज करके नंबर ऑफ रिपीट्स को देख करके हम बता सकते हैं, ठीक बात है। तो ये दोनों कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं बेटा फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये हमने बता दिया आपको जरूर। प्रोब इज आल्सो यूज्ड इन ना 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 प्रोब इज आल्सो यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये थोड़ा सेंटेंस मुझे अटपटा सा लग रहा है, मैं अब सारा टेक्निक आपको बताऊंगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में है क्या चीज। देखो जेल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं इस चैप्टर को आज फिनिश कर दूंगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा भले, लेकिन मैं खत्म करना चाहता हूं इस चैप्टर को, समझ रहे हो। अब देखो एनसीईआरटी अगर देख रहे हो आप तो देखो, एनसीईआरटी अगर देख पा रहे हो तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, स्टेप्स में आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन करते हैं, मतलब पीसीआर करते हैं हम, नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन बाई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, राइट। उसके बाद बेटा इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या देखो, अब वो ऐसे वैसे आप इसको पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा बस, ठीक है। जब डीएनए को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया बेटा तो हमने क्या किया यहाँ पर कि ऐसे हमने डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली, बता फटाफट फटाफट बोलो, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को बेटा हमने क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे हमने रख दिया कुछ, यहाँ पे कुछ डीएनए रख दिया, यहाँ पे कुछ रख दिया, ठीक है। और ये वैक्यूम नेगेटिवली, यहाँ पे बेटा कोई एयर नहीं है, ये वैक्यूम है ना, सारी एयर हमने इसकी बाहर निकाल दिया है,
वैक्यूम क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव कैथोड और एनोड वाला चक्कर है बेटा। बस यहाँ पे एक वो लगा देंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जब हम इसमें सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं बेटा, सर्किट को जैसे ही कंप्लीट करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये डीएनए मूव करना शुरू कर देगा, यहां से भी डीएनए मूव करना शुरू कर देगा, समझ रहे हो, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा डीएनए फ्रेगमेंट। और डीएनए फ्रेगमेंट्स में बेटा इधर के तरफ छोटे छोटे पहले आएंगे और पीछे की तरफ बड़े रहेंगे। क्यों? जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए के वो स्पीड चलेंगे थोड़े से, अगर कुछ फ्रेगमेंट्स जैसे ही यहाँ तक पहुंचते हैं बेटा रोक देते हैं हम फोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस को, और समझ रहे हो। और सीविंग इफेक्ट कॉज करने के लिए, सीविंग इफेक्ट कॉज करने के लिए बेटा मतलब कि डीएनए को मूव करने के लिए यहाँ पे एक जेल यूज करते हैं, एगारोज जेल, एगारोज जेल यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए बेटा हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। ये जो बैंड मतलब सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए। तो थर्ड पॉइंट है आपका सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। थर्ड है ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग लिखा हुआ है, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज लिखा हुआ है, देख लो नाइट्रोसेलुलोज लिखा हुआ है और नायलॉन लिखा हुआ है, देख पा रहे हो तो, अगर समझ रहे हो उस पे हम इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब बन के तैयार है, VNTR प्रोब एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, है ना। हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का मतलब वही जो हमने बनाया था, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स पीसीआर के थ्रू हमने बनाया था, समझ रहे हो। तो इस तरह से बेटा VNTR का यूज करके ऑटो रेडियोग्राफी उसके थ्रू उसको हम देखते हैं, VNTR का यूज करके हम पैटर्निटी की भी टेस्टिंग करते हैं और क्राइम सीन की भी टेस्टिंग उससे करते हैं हम। तो ओवरऑल आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गया क्या? लिखो लिखो, समझ में आ गया क्या? ये जो स्टेप्स है बेटा आप एनसीईआरटी से लिख लेना एज इट इज, ठीक है बेटा। अब सुनो, गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे यार, समझ में तो आ गया। अब देखो मैंने तो इस चैप्टर में था तो इसलिए करा दिया है, अब आपको करना क्या है बेटा, जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे सर, जूलॉजी वाले सर, उसके बाद इसको फिर से आप पढ़ोगे। दो काम करना है आपको, एक तो एनसीईआरटी से जो स्टेप्स हैं वो अभी टाइम नहीं था, नहीं तो मैं उसको लिखवा देता। जो स्टेप्स हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो 5-6 स्टेप सारे लिख लेने हैं आपको एज इट इज। और जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, एप्लीकेशन प्लस प्रोसेस, उसके बाद आप क्या करोगे कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ जाओगे एक बार, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक को एक बार आप उस समय रीडिंग लगा लेना बस, और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा सारी चीज। एक चीज और मैं बता दूं, साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ऐसे ब्लॉटिंग होता है बेटा, ब्लॉटिंग टेक्निक होती है। साउदर्न साइंटिस्ट का नाम है, साउदर्न ब्लॉटिंग को बोलते हैं बेटा सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स। मतलब जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं बेटा तो उस टाइम पे डीएनए के साथ साथ सेल के और भी तो कंपोनेंट्स होते हैं, उससे डीएनए को अलग करना ना, करने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा साउदर्न ब्लॉटिंग। जो एनसीईआरटी में जो स्टेप्स आप लिखोगे तो उसमें एक वर्ड आएगा साउदर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न ब्लॉटिंग मींस होता है बेटा सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, सबसे डीएनए को हम अलग निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा साउदर्न ब्लॉटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। समझ गए? हमने आज पूरा कर दिया ये चैप्टर। अब नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीक से।